गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है फ्राइडे, ठीक है, जुम्मे का दिन है आज। और इससे पहले वाले लेक्चर में किसके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या सिखाया था? इससे पहले वाले लेक्चर में डाइपोल में कुछ डेरिवेशंस कराया था। डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में तुमको पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल कैलकुलेट करना सिखाया था। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला क्या आता है? Kp अपॉन r स्क्वायर। एक्सियल पोजीशन पे Kp अपॉन r स्क्वायर आता है, इक्विटोरियल पोजीशन पे 0 होता है और जनरल पोजीशन पे Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज क्या याद रखना है, अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, मतलब डाइपोल के पॉजिटिव एंड के पास में पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिलेगा, और डाइपोल के नेगेटिव एंड के पास में पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो आपको डाइपोल क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या बताया है? इसके बाद बताया था टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये देखा था कि जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पे नेट फोर्स, डाइपोल पर नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन वहां पर एक टॉर्क जनरेट होता है जो डाइपोल को क्या करता है? फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। मतलब वो जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो ऐसा चाहता है कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो यूनिफॉर्म फील्ड के डायरेक्शन के अलाउंग आ जाए। तो वहां पे जो टॉर्क जनरेट हुआ था उसका फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का वैल्यू था Pe sin थीटा। टॉर्क हमारे पास आया था Pe sin थीटा, इसका मैग्नीट्यूड था। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जो भी टॉर्क वेक्टर था वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर है। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिखोगे वही सही है, E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर कर दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले वाले जो क्लास में यहाँ तक शायद डिराइव करा दिया था, P क्रॉस जो भी डाइपोल मोमेंट होता या जो भी टॉर्क एक्सपीरियंस वाला डाइपोल होता उसका वैल्यू आ गया था P क्रॉस E, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर ऐसा आ गया था। अब इसमें ना मैकेनिक्स मिला के कुछ क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन कैसा बना सकते हैं? मान लो क्वेश्चन 1 देखना है अपने को। हमने बोला कि इस तरह का एक यूनिफॉर्म फील्ड है, इस तरह का एक यूनिफॉर्म फील्ड है और इस यूनिफॉर्म फील्ड में हमने क्या किया? एक डाइपोल रख दिया। मतलब ये जो फील्ड है, फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ तो E0 का गिवन है और यहां पर क्या कर दिया? एक डाइपोल रख दिया है P वेक्टर, ऐसे डाइपोल रख दिया और ये बोला गया है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना है? कोई तो 37 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डाइपोल, initial angular acceleration of the dipole when released from this position का मतलब 37 डिग्री से जब मैंने उसको रिलीज किया, ठीक है। फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डाइपोल। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। आपसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन कहां से आ गया? तो हमने ना बेसिक जब हमने रोटेशन सीखा था तो रोटेशन में हम क्या जानते थे कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क को I into अल्फा से लिखते थे क्या? अब यहाँ पे ये जो साइन होता है टाउ, उसको बोलते हैं टॉर्क। I stands for मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये यहाँ पर I जो है वो क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो अल्फा होता था इसी को बोलते थे एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन होता है जैसा एनएलएम में फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता था। एनएलएम में फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन जैसा इक्वेशन है, बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन टॉर्क इक्वल्स टू I इनटू अल्फा का होता है। मतलब ये न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन में ऐसा बोल सकते हो। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे पास टॉर्क निकालने के अब 2 फॉर्मूला है। अच्छा, एक और चीज बोला गया है कि ये जो मासेस हैं, मतलब ये जो यहाँ पे मान लो माइनस क्यू चार्ज होता, यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज होता, इसका मास भी m रख दिया मान लो और इसका मास भी हमने m रख दिया। ये जो डाइपोल के जो चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों का मासेस कितना गिवन है? m का गिवन है। अब कुछ बातें अगर हमें याद है, हमें याद होता है कि जब भी एक डाइपोल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को
फ्रीली आप सस्पेंड कर दोगे रोटेट करने के लिए, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है क्या। अब ये आई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई उस एक्सिस के अबाउट लिखते हैं जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुआ है। यहाँ पर आई लिखेंगे उस एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुआ है, तो अल्फा भी उसी एक्सिस के अबाउट आएगा जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर अगर मैं आई कैलकुलेट करूं, अब आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास दो मासेस हैं m, m, और इनके बीच का सेपरेशन मान लो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ a है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a। हमने क्या देखा कि टॉर्क का फॉर्मूला जो है, टॉर्क का फॉर्मूला एक तो हमने डाइपोल जब भी यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला हमको वहां से मिल जाएगा और उसी टॉर्क को मैं आई अल्फा भी लिख सकता हूं क्या। हम ये जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो होता है P into E sin थीटा, ये टॉर्क का वैल्यू होता है क्या। अब अगर मैं टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट करूं, P के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन मान लो 2 टाइम्स ऑफ a का है। P के प्लेस में क्या लिखा जा सकता है, P के प्लेस में लिख दो q टाइम्स ऑफ 2a। P के प्लेस में लिख दिया q टाइम्स ऑफ 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में कितना गिवन है, E नॉट का गिवन है, और थीटा, थीटा यहाँ पे 37 डिग्री है क्या। अगर थीटा यहाँ पर 37 डिग्री है तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, sin 37। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो 2qa E नॉट, sin 37 का वैल्यू क्या होता है, sin 37 का वैल्यू के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 37 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो sin 37 का वैल्यू 3/5 होगा क्या। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 3/5। इसका मतलब टॉर्क जो जनरेट हुआ वो 6/5 qa E नॉट, ये टॉर्क जनरेट हुआ क्या। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से इस टॉर्क को आई अल्फा लिखा जा सकता है ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने तुमको रोटेशन में जब टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा का डेरिवेशन कराया था तब कराए थे। अब ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, आई टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। अब आई कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है जब भी आप किसी रॉड को या किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दोगे और वो फ्री है रोटेट करने के लिए, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है क्या। अब अगर ये भी m मास का है, ये भी m मास का है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर होगा। अब अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अब देखो ये इसके अबाउट तुमको रोटेशन देखना है, यहाँ से यहाँ का गैप है a, यहाँ से यहाँ का गैप है a। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये रॉड नहीं है इस बार, ऐसा नहीं कि रॉड मान लेंगे ml/12 रख देंगे, गलत है। ये पॉइंट मासेस है, यहाँ से a सेपरेशन पे एक पॉइंट मास है, यहाँ से a सेपरेशन पे एक पॉइंट मासेस है, तो m into a² एक का होगा क्या। यहाँ से यहाँ का सेपरेशन अगर a है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद क्या लिखेंगे, ma², उसी तरह इसका भी क्या लिखेंगे, ma²। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायटम ये जो टॉर्क है 6/5 टाइम्स ऑफ qa E नॉट, ये जो टॉर्क है वो I क्या हो जाएगा, तो I हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m into a स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ m into a स्क्वायर, ये I का वैल्यू लिख दिया, और इनटू अल्फा, जो भी कैंसिल आउट होना है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, और अल्फा का वैल्यू यहां से क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, फिर ये a और ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू इतना सड़ा मार्कर रहता है ना, या और एक मार्कर है, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ q E नॉट डिवाइडेड बाय 5ma, ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान है, लेकिन कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एक स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन कंसेप्ट्स का ज्ञात होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि डाइपोल अगर एक यूनिफॉर्म फील्ड पे रखा है तो डाइपोल कैसा रिएक्ट करता है, पहला बात ये पता रहना चाहिए। दूसरा बात उसको पता होना चाहिए कि टॉर्क का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो टॉर्क को I into अल्फा से डिनोट करते हैं, रोटेशन में उसने ये सीखा होगा। अब नेक्स्ट चीज आपने को ये जानना है कि I का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर जब भी ऑब्जेक्ट फ्री होता है रोटेट करने के लिए तो वो क्या करता है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है, तो ये भी क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो जो भी क्वेश्चन है ना बस ऐसा समझ लो कि जैसे क्वेश्चन तुमने रोटेशन में बनाए थे वैसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
टॉर्क के प्लेस में ये लिखना पड़ेगा PE sin थीटा, PE sin थीटा लिख दो, टॉर्क के प्लेस में सिंपलीफाई करो, आंसर आ जाएगा। एक SHM वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वो भी जरूरी होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। टाइम पीरियड का कैलकुलेशन है, बहुत कॉमन होता है, तो कर लेते हैं। तो मैं स्क्रीन पॉज करके व्हाइट बोर्ड रब करूंगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। कल मैंने तुमको बताया था कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क जीरो कब होता है। तो देखो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो ही होता था, नेट फोर्स हमेशा जीरो, और अगर टॉर्क भी जीरो हो जाए, टॉर्क भी जीरो और नेट फोर्स भी जीरो, तो उस तरह की कंडीशन को क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम बोलते थे क्या। और इक्विलिब्रियम भी दो तरह का आया था, एक आया था स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो उस तरह की इक्विलिब्रियम को हमने क्या बोला था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का था, तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं क्या। अच्छा, अब जब भी क्वेश्चन में स्टेबल इक्विलिब्रियम मिले, मतलब वहां पर तुम क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन एसएचएम का बना सकते हो। अब एसएचएम क्या होता था, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टेबल कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन से जब आप उसको स्लाइड डिस्प्लेस करते थे, तो एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता था जो उसको वापस से मीन पोजीशन की तरफ लेके आता था। इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन जनरेट होता था, इसी को तो एसएचएम बोलते थे ना। तो यहाँ पर भी अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट और ई नॉट फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ये पूछा जाता है, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये पूछा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस डाइपोल व्हेन डिस्प्लेस्ड स्लाइटली। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल व्हेन डिस्प्लेस्ड स्लाइटली। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर देंगे तो क्या टाइम पीरियड बनेगा, ये हमसे पूछा गया। अब स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ देते हैं। मान लो ऐसा था, मैंने इसको कुछ तो थीटा एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही अगर तुम इसको थीटा एंगल से रिलीज करोगे, तो अब ये थीटा एंगल पर क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, हमने जब एसएचएम पढ़ा था तो दो तरह का एसएचएम पढ़ा था। एक हम पढ़ते थे नेट फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इनटू x के ऑर्डर का, अगर मेरे को फोर्स ऐसा मिले, जब भी मुझे फोर्स माइनस ऑफ k इनटू x के ऑर्डर का मिलता था, तो वहां पे लीनियर एसएचएम होता था। और हमने पढ़ा था एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में क्या बोलते थे कि अगर मुझे टॉर्क जो है, टॉर्क माइनस ऑफ k थीटा के फॉर्मेट का मिलता है अगर, तो उसे एंगुलर एसएचएम बोलते थे क्या। लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, पहले तुम्हारे पास पूरा लीनियर एसएचएम पढ़ाया गया था तुमको, फिर तुमको आखिरी के क्लासेस में तुमको एंगुलर एसएचएम भी सिखाया गया है। अब एंगुलर एसएचएम में क्या बोलते थे, जिस तरह से लीनियर एसएचएम में फोर्स का रिलेशन माइनस ऑफ k इनटू x के फॉर्मेट का होता है, उसी तरह एंगुलर एसएचएम में टॉर्क का रिलेशन माइनस ऑफ k थीटा के फॉर्मेट का होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क अपने को ढूंढना है। ये ऐसे रखा हुआ था, हमने इसको क्या किया है, ऐसे थीटा एंगल से रोटेट किया है, ऐसे थीटा एंगल से रोटेट करेंगे और रिलीज कर देंगे। अब जैसे ही हमने रिलीज किया ना इसको, हमने क्या देखा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देगा। कैसे, इस पे फोर्स इधर लगता है q इनटू e का, ये q इनटू e नॉट का, इस पे फोर्स क्या लगेगा, q इनटू e नॉट का इधर। अब ये दोनों जो टॉर्क क्रिएट करेंगे वो वापस इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे क्या। तो यहाँ पर जो टॉर्क जनरेट होता है, अब यहाँ पे टॉर्क क्या लिखते हैं, टॉर्क को ऐसा लिखते हैं क्या, P इनटू E sin थीटा। इस वाले पॉइंट पे अगर ये फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल थीटा होता था अगर, तो हम क्या बोलते थे, जो टॉर्क जनरेट हुआ है वो P इनटू E sin थीटा का हुआ है क्या। अब ध्यान, अभी जो मैं बताऊंगा एकदम ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि ये जो थीटा है ये स्लाइड डिस्प्लेसमेंट किया गया है, अगर sin थीटा फॉर स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोल सकते हैं क्या, फॉर स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्लाइड डिस्प्लेसमेंट थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय sin थीटा।
थीटा को sin थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं या sin थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो टॉर्क बनेगा वो P into E टाइम्स ऑफ थीटा का बन जाएगा क्या। एक और चीज अपने को देखना है, क्या देखना है सर, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता था उसको पॉजिटिव लेते थे और उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते थे, ऐसा ही कुछ करते थे क्या। तो थीटा के लिए इधर से इधर जा रहे हैं, थीटा के ऐसे क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, थीटा के अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है और ये टॉर्क अगर क्लॉकवाइज का है तो थीटा अगर पॉजिटिव है तो वो जो टॉर्क जनरेट हुआ है वो नेगेटिव रखेंगे क्या। तो यहाँ पे ये जो टॉर्क जनरेट होगा उसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ P into E into थीटा। अब नेट टॉर्क को I अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ P into E टाइम्स ऑफ थीटा। अब यहाँ पर अगर आप अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो अल्फा हो जाएगा माइनस ऑफ P E थीटा टाइम्स ऑफ I। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ P E थीटा डिवाइडेड बाय I, और I क्या है, तो पॉइंट मासेस है, m के पॉइंट मासेस हैं, तो I के प्लेस में तो ये लिखा जा सकता है P into E नॉट है, सॉरी E नॉट थीटा, और I के प्लेस में 2m a स्क्वायर, 2m a स्क्वायर डाइपोल का लेंथ a का लेंथ तो 2m a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरा ही ओमेगा स्क्वायर है क्या, जो भी x के साथ मल्टीप्लाइड होता था a इक्वल्स टू माइनस k अपॉन m इनटू x, ऐसा ही कुछ होता था क्या। तो जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ 2ma स्क्वायर अपॉन pe नॉट। इस तरह से क्या करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एसएचएम वाले क्वेश्चन हमने इतने कर लिए ना, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और अब तक तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि एसएचएम वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो करना क्या है। एसएचएम वाले क्वेश्चन जब भी आए तो या तो नेट फोर्स ढूंढ रहे हैं या नेट टॉर्क ढूंढ रहे हैं, और कुछ भी करके F इक्वल्स टू माइनस ऑफ k into x के ऑर्डर का फोर्स बना दो, या टॉर्क इक्वल्स टू माइनस ऑफ k into थीटा का टॉर्क बना दो। अब जैसे तुमको F और फोर्स में रिलेशन या टॉर्क और थीटा में रिलेशन मिल जाएगा, तो जो भी मेरे पास अल्फा का वैल्यू आएगा, अल्फा और थीटा में जो रिलेशन आएगा, तो थीटा के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। एक बार ओमेगा स्क्वायर मिल गया तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। एक और डेरिवेशन होगा जो अभी देखेंगे, फिर से स्क्रीन पॉज करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब एग्जाम में भी आते हैं, कॉलेज के एग्जाम में। नेक्स्ट में देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका डेरिवेशन कॉलेज के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा वो कॉलेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव की दुनिया में अपने को फॉर्मूला याद करके रख लेना है, डेरिवेशन तो कोई मुश्किल है नहीं। अगर तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल एनर्जी की होती है तो तुमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता था, एक सिस्टम को बनाने के लिए, एक सिस्टम को बनाने के लिए या सिस्टम में चेंज लाने के लिए, सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने, ठीक है। या हमने ये पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है, या इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो सिंपली लिखा जा सकता है u इनिशियल माइनस u फाइनल। इस तरह से लिखते हैं क्या, अभी देखते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इस केस में कौन सा है, इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, मान लो हमारे पास एक डाइपोल है, ऐसा एक डाइपोल है, और ये डाइपोल कुछ तो θ1 एंगल पर है, ठीक है। ये जो डाइपोल है वो क्या है, कुछ तो θ1 एंगल पर है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो डाइपोल है ना, इसको θ1 से घुमा के θ2 एंगल पर रखते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये जो डाइपोल था, ठीक है, डाइपोल मोमेंट है, मान लो इसका p वेक्टर t वेक्टर, तो पहले p वेक्टर और e वेक्टर के बीच में एंगल इनिशियली कुछ तो θ1 का था, और मैं चाहता हूं कि मैं इसको रोटेट करके कुछ तो θ2 एंगल पे ले जाऊं। अच्छा, अब जो मेरे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आया है, अब यहाँ पे जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं, कोई नेट फोर्स है क्या, नहीं सर कोई नेट फोर्स तो है नहीं, तो वर्क डन जो होगा वो फोर्स का वर्क डन तो नहीं होगा, लेकिन नेट टॉर्क है ना यहाँ पर जरूर।
यहाँ पर अगर इस डायग्राम में देखोगे तो कोई नेट फोर्स तो है नहीं ना सर, अगर नेट फोर्स नहीं है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा क्या? नहीं, वो रोटेट तो कर रहा है ना, रोटेशन के कारण वर्क डन हो सकता है क्या? वर्क डन जो है, अगर देखो अगर फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तब भी आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो, या टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करोगे तब भी आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यहाँ पर फोर्स था नहीं, नेट फोर्स था नहीं, इसलिए हमने क्या बोला, नेट फोर्स का वर्क डन तो जीरो है, लेकिन जो फोर्स है या जो टॉर्क है यहाँ पे जनरेट हो रहा है यूनिफॉर्म फील्ड के कारण, वो क्या करेगा, उसमें एक वर्क डन कर सकता है क्या? तो मुझे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखना है, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है। अब टॉर्क का वैल्यू, अब मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिखूंगा? वर्क डन का मतलब ये हो जाएगा क्या, ये जो वर्क डन है वो हो जाएगा टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर। अगर मुझे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा का डी थीटा वेक्टर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां कराना है, थीटा 1 से थीटा 2 कराना है क्या? अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाना चाहिए, मतलब डेरिवेशन समझ में आएगा तभी आपको याद रखने में, डेरिवेशन तभी याद हो पाते हैं जब आपने उसको अच्छे से समझा है, अगर डेरिवेशन नहीं समझोगे तो याद रखने में तो फिर डैश डैश हो जाती है। तो ये टॉर्क डॉट डी थीटा, अब ये थीटा 1 से थीटा 2 इसको क्या करना है, अपने को इंटीग्रेट करना है। हम क्या जानते हैं कि जो टॉर्क वहां पर एक्सपीरियंस हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण, टॉर्क का वैल्यू अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो P E sin थीटा है क्या? हाँ या ना? अच्छा, ये टॉर्क कांस्टेंट या वेरिएबल? ये जो P E sin थीटा का टॉर्क है ये कांस्टेंट या वेरिएबल? ये वेरिएबल है क्या? यहाँ पर एंगल थीटा 1 है तो यहाँ पे P E sin थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 2 हो गया तो P E sin थीटा 2 हो जाएगा। मतलब हर एक इंस्टेंट का जो टॉर्क का वैल्यू है वो अलग अलग है। अगर हर एक इंस्टेंट के टॉर्क का वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा ना। तुमको याद होगा अगर, तो जब मैंने वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाया था तो पहले कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हमने कैलकुलेट करना सीखा था। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन में सिंपली क्या करते थे, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, तुमको वर्क डन मिल जाता था। लेकिन जब भी फोर्स वेरिएबल होता था, जब भी फोर्स वेरिएबल होता था तो वहां पे इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है क्या? वर्क डन को क्या लिखेंगे, F डॉट ds, और उसका इंटीग्रेशन करते थे, फिर सॉल्व करने के बाद लिमिट्स पुट करने के बाद जो भी आता था वो वर्क डन होता था। तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो थीटा का फंक्शन है। टॉर्क अगर थीटा का फंक्शन है, इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली टॉर्क डॉट थीटा का डॉट प्रोडक्ट करने से नहीं आएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये ऐसा समझ लो, पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, उसको प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूं आपको। ऐसा मान लेते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 ले जाते टाइम, थीटा 1 से, इसको थीटा 1 से थीटा 2 ऐसे घुमाना है ना, थीटा 1 से थीटा 2 ले जाते टाइम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, थीटा 1 से थीटा 2 ले जाते वक्त, ये ब्लू लाइन से मैंने दिखाया है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड से कुछ तो थीटा एंगल पर है। जब मैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करा रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल है वो क्या है, थीटा है। अच्छा, अगर डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल थीटा है तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, P E sin थीटा लिख सकते हैं क्या? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अब क्या करते हैं, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करेंगे अगर इसमें, तो मान लो इसमें क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन में थीटा से थीटा पे था, हमने क्या कर दिया, इसको डी थीटा और घुमा दिया थोड़ा। अब ये डायग्राम आप एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, एक एक करके डायग्राम देखोगे तब समझ में आएगा। हमने क्या बोला कि पहले हमने देखा कि जब वो उसको रोटेट कर रहे थे तो किसी भी थीटा इंस्टेंट पे मैंने देखा उस समय टॉर्क कितना है, P sin थीटा का टॉर्क है भाई साहब, और उसको डिस्प्लेस कितना करना है तो डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट मैंने और दिया है। अब मैं स्मॉल वर्क डन अगर कैलकुलेट करूं, अगर मैं लिखूं स्मॉल वर्क डन dw, स्मॉल वर्क डन dw को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के प्लेस में लिख दो P into E sin थीटा। अच्छा, ये टॉर्क का डायरेक्शन किस डायरेक्शन है, ये जो टॉर्क है, टॉर्क जो है, टॉर्क इस साइड में है क्या, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो टॉर्क का सेंस है वो इस तरह से होगा ना, P क्रॉस E, P क्रॉस E करोगे तो P क्रॉस E,
जो टॉर्क है, टॉर्क अंदर की तरफ है और सेंस ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में है, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, और जो एंगल आप डिस्प्लेस कर रहे हो वो एंटी क्लॉकवाइज है क्या? सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। डायग्राम ध्यान से देखना है, पता नहीं डायग्राम कैसे देख रहा है, डायग्राम ध्यान से देखना, किस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम ठीक ठाक ही दिख रहा है। डायग्राम ध्यान से देखना, किस तरह से मैंने एक एक करके डायग्राम बनाया, जो मैं बोल रहा हूं उसको एकदम ध्यान से समझना है। जो भी मैं बोल रहा हूं डेरिवेशन में, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है ये। अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब ये एंगल कितना था, थीटा का था, उस समय मैंने इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट डी थीटा दिया है। अब टॉर्क का अगर डायरेक्शन देखोगे तो टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा है और डी थीटा ऐसा लेके जा रहे हैं क्या? मतलब ये ऐसा हो गया कि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर अगर होता था तो वर्क डन नेगेटिव होता था क्या? तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ बात यहां पर भी होगा ना। मतलब टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम क्या लिखेंगे? टॉर्क इनटू, इसको जब आप ब्रेक करोगे टाउ टाइम्स ऑफ टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर, तो क्या लिखोगे? टॉर्क डी थीटा इनटू जो भी एंगल बनेगा इनके बीच में, तो यहाँ पे जो एंगल होने वाला है वो साइन 180 हो जाएगा क्या? सॉरी, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? -1। ये किसका वर्क डन फाइंड कर रहे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन मिल जाएगा तो वहां पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, स्टार्ट करते हैं। कॉल आ जाता है लोगों का, पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब करने लगते हैं, और कॉल में पूछते हैं कैसे हैं? अरे बहुत गुस्से में हूँ यार, पढ़ा रहा था, डिस्टर्ब कर दिया, बहुत गुस्से में। चलो, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा? -1 p sin थीटा d थीटा। अच्छा, अब इसमें इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है अपने को? इसका लिमिट जाएगा θ1 से θ2, ठीक है? इंटीग्रेशन करते हैं तो वर्क डन बाय, यहां पे आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू p e sin थीटा d थीटा। sin p into e तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। sin थीटा का इंटीग्रेशन जब करोगे तो sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है क्या? तो माइनस cos थीटा अगर होगा तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, pe बाहर है और यहाँ पे लिख दिया cos थीटा। लिमिट्स क्या कर देंगे? θ1 से θ2 तक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हो गया pe cos θ2 माइनस cos θ1। इस तरह से लिख सकते हैं क्या? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? P into E cos θ2 माइनस cos θ1। इसके आगे देखते हैं। हम ये जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन है, इसको U इनिशियल माइनस U फाइनल से लिखा जा सकता है क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसको U इनिशियल माइनस U फाइनल से लिख सकते हैं। तो ये जो पढ़ा था, अब फालतू करे तो पढ़ा नहीं है कुछ भी, जो पढ़ा है उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए व्हाइट बोर्ड अच्छे से रब होना चाहिए। व्हाइट बोर्ड शायद रब हो चुका है अच्छे से। आगे देखते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं क्या लिखूंगा? U इनिशियल माइनस U फाइनल। इसका मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल जो है वो हो जाएगा P into E cos θ2 माइनस P into E cos θ1। अब ये मेरे पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आया है। अब तुमको अगर याद हो, जब हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी निकाला था टू चार्ज सिस्टम के लिए, तो एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है क्या पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन में? जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक रेफरेंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब इस केस में रेफरेंस क्या होता है, वो रेफरेंस तुमको याद रखना है, ठीक है? मतलब इन जनरल 99% टाइम यही रेफरेंस होगा, लेकिन क्वेश्चन में वो चाहे तो रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। अब रेफरेंस आपको क्या मानना है कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये रेफरेंस आपको मानना है, ये याद रखना है आपको। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, पोटेंशियल एट 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या करेंगे? 0 मान लेंगे। जैसे दो चार्ज के सेपरेशन में पोटेंशियल जी क्या बोला था? जब इन दोनों का चार्ज इनफिनाइट सेपरेशन का हो जाए तो सिस्टम का पोटेंशियल जी 0 मान लेते थे। तो वैसे ही डाइपोल के केस में क्या बोल देंगे? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो पोटेंशियल को क्या कर लोगे? 0 मान लोगे। अब अगर मैं ऐसा देखो, मान लो थीटा का ये इसको मान लो
मान लो थीटा फाइनल जो है वो 90 हो गया और थीटा इनिशियल के प्लेस में थीटा पुट कर देते हैं। थीटा फाइनल के प्लेस में 90 और थीटा इनिशियल कौन है? थीटा फाइनल मेरे पास थीटा 2 है क्या? थीटा फाइनल मेरे पास थीटा 2 है और थीटा इनिशियल मेरे पास क्या है? थीटा 1। मतलब थीटा 1 के प्लेस में थीटा पुट करो तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं ना, u इनिशियल माइनस, अब ये फाइनल पोटेंशियल 90 डिग्री पर अगर है तो ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू P into E cos 90। cos 90 भी 0 है, मतलब इसको भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ P into E cos थीटा। अब इसी को ना फॉर्मूला के जैसा बना देंगे। क्या बोल देंगे कि अगर हमें ये पता है कि जब डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का है और उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी मैंने अगर 0 डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब किसी भी थीटा, अब कोई भी थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? कोई भी थीटा, जैसे मैंने थीटा इनिशियल को क्या माना? थीटा मान लिया ना, इसका मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, सॉरी पोटेंशियल नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा इक्वल्स हो जाएगा माइनस ऑफ P into E cos थीटा। पोटेंशियल एट एनी थीटा को प्यार से क्या लिखा जा सकता है? माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये फॉर्मूला के जैसा याद रखना है और बैक हैंड में क्या याद रखना है? व्हेन पोटेंशियल एट 90 डिग्री वाज अज्यूम्ड टू बी 0। तो ये फॉर्मूला है जो कॉलेज के एग्जाम में डिराइव करना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये याद रखना है, या मैं बोलूंगा आपको ये याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व करने के लिए। u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल्स टू P cos थीटा 2 माइनस P cos थीटा 1। क्यों? क्योंकि कभी-कभी वो रेफरेंस चेंज, मेडिकल में ऐसा जनरली नहीं होता कि उन्होंने रेफरेंस चेंज कर दिया, मेडिकल के लिए यही फॉर्मूला काफी है, लेकिन जेई में वो क्या करते हैं, कभी-कभी रेफरेंस चेंज कर देते हैं। अब अगर वो रेफरेंस चेंज कर देंगे, 90 डिग्री रेफरेंस नहीं होगा और तुमने अगर ये फॉर्मूला यूज कर लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो जेई वाले बच्चों को वो फॉर्मूला भी याद रखना है और मेडिकल वाले बच्चों को तो ये फॉर्मूला याद रख लोगे काफी। समझ में आया क्या? अब ये जो डेरिवेशन है ये कॉलेज के एग्जाम में भी आएगा। तो हमने देखो, एक तो हमने टॉर्क निकाला था, टॉर्क क्या आया था? P वेक्टर प्लस E वेक्टर टॉर्क आया था। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा जाए तो जो टॉर्क जनरेट होता है वो P वेक्टर प्लस E वेक्टर का होता है। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा जाए तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ P E cos थीटा से लिखेंगे या माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर से लिखेंगे। अब इसमें ना कुछ एनर्जी कंजर्वेशन मिला के मैं क्वेश्चन बना दूंगा, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं होता, मतलब आई होप ये तुमको समझ में आया है। अगर ये फॉर्मूला आता है, बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका समझ में आता है, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो बहुत ही आसान लगेंगे तुमको। देखो अगर तुम रिलेट कर पाओगे ना तो सारी बातें एक जैसी हैं। जैसा पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट मैंने तुमको चार्जेस में सिखाया था, वैसा ही कुछ डाइपोल में भी आएगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन कांसेप्ट तो वही रहना है ना। बात समझ में आया है क्या? स्क्रीन पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, अभी मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अब याद रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमको क्या करेगा? इंटीग्रेशन से बचाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए पढ़ाया जाता है बार बार कि जो भी कॉम्प्लिकेशन इंटीग्रेशन से आ रहा था उसको रिड्यूस किया जा सके। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है ऐसे, और एक डाइपोल को हमने क्या किया है, जब वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा था ना फील्ड लाइंस के साथ, वहां से हमने उसको रिलीज किया है और ये बोला गया है कि ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल जब क्या करेगा, घूम के ऐसा आ जाएगा और कितना एंगल बनाना स्टार्ट कर देगा? 37 डिग्री का एंगल बनाना स्टार्ट कर देगा। तब इसका कितना ओमेगा है, तब इसका एंगुलर स्पीड कितना होगा, ये हमसे क्या फाइंड करने को बोला गया। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स अगर प्रेजेंट होता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम को, सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है तो वर्क एनर्जी थ्योरम को एनर्जी कंजर्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर जी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना वर्क एनर्जी थ्योरम को रिप्लेस कर देंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन
एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि P इनिशियल U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस K फाइनल, ऐसा ही कुछ होता है क्या? इनिशियली देखो, इनिशियली हमने क्या किया है इसको, इनिशियली हमने इसको रेस्ट से रिलीज किया है क्या? वो जो सिस्टम है उसको हमने क्या किया था, उसको जब मैंने रिलीज किया, उसको रिलीज किया तो ये क्या है 90 डिग्री पर जब होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है ना, मतलब U इनिशियल का वैल्यू जीरो होगा। उसी तरह K इनिशियल का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रिलीज किया है। तो इनिशियल पॉइंट पर ना ही पोटेंशियल एनर्जी कुछ है और ना ही काइनेटिक एनर्जी है, मतलब अगर इनिशियल एनर्जी जीरो है तो फाइनल एनर्जी भी जीरो होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन से। अब फाइनल एनर्जी क्या बोलेंगे, फाइनली ये कुछ 37 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है क्या? तो जब ये 37 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो उसको क्या लिखते हैं, PE। हमने देखा था माइनस ऑफ P cos थीटा होता है क्या? तो माइनस ऑफ PE cos 37 ऐसा कुछ लिखेंगे, माइनस ऑफ PE cos 37, ये मेरे पास U फाइनल हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी फाइनली अगर मुझे लिखना है तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। mr स्क्वायर मत लिख देना, वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ये जो डाइपोल है, डाइपोल ऐसे घूम रहा है। अगर डाइपोल घूम रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिखोगे। अब यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो P into E cos 37 का वैल्यू 4/5 है क्या, 37, हाँ cos 37 4/5 है अगर, और ये हो जाएगा हाफ। I के प्लेस में क्या लिखेंगे, तो I के प्लेस में वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है तो 2 टाइम्स ऑफ m into सेपरेशन कितना लिया था, a स्क्वायर into ओमेगा स्क्वायर। पता नहीं क्या ठक 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 ठोक रहा है। अब ये 2 से 2 को गायब कर दो, जब ये 2 से 2 को गायब कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4PE अपॉन 5MA स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए अगर तो ओमेगा के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 4PE डिवाइडेड बाय 5MA स्क्वायर। ये ओमेगा का वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया है क्या? आ गया ना? बहुत ही आसान होते हैं भाई इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसे इक्वेट कर देंगे, सिंपलीफाई करने पर जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब याद क्या क्या रखना है सर, देखो डाइपोल का एक सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब डाइपोल का अगर मैं बोलूं ना तो डाइपोल का जो आसान वाला था, आसान वाला मतलब जो कॉलेज के एग्जाम में भी आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रहा है, वो वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब जो पार्ट होगा ना वो स्कूल के एग्जाम के नहीं होगा, स्कूल कॉलेज के एग्जाम के नहीं होगा। स्कूल कॉलेज के एग्जाम के लिए यही था, कॉमन था, टॉपिक था, डाइपोल में कॉमन था। अच्छा, ये सब जो बातें जो मैंने यहाँ पे किया है ना, तुम देखना ये सारी बातें फिर से रिपीट होंगी मैग्नेटिज्म में। और अभी शायद मैंने थोड़ा टाइम लेके तुमको डिराइव कर करके बताया है, वहां पे सिर्फ मैं फॉर्मूला बता दूंगा, मैं डेरिवेशन का वहां पे जहमत नहीं उठाने वाला। मैं वहां पे क्या करूंगा, सिर्फ आपको बता दूंगा ये फॉर्मूला होता है, ये ऐसे उससे लिंक होता है, तो ये बता दिया जाएगा वहां पे। याद क्या क्या रखना है सर डाइपोल में, तो डाइपोल क्या है, एक अरेंजमेंट है। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है, तो q टाइम्स ऑफ सेपरेशन कर दो, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। फिर डाइपोल के कारण हमने क्या किया, फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे, जनरल पोजीशन पे। फिर डाइपोल के कारण हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा, इक्वेटोरियल, जनरल और एक्सियल पोजीशन पर। फिर डाइपोल का हमने क्या किया, टॉर्क निकाला। जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो जो वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है P sin थीटा, वो फाइंड आउट किया। फिर लास्ट टॉपिक जो था यहाँ पर वो था, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ -PE cos थीटा। अब इस तरह के पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन को मिला के बन सकते हैं। क्वेश्चन देखो और भी तूफानी अगर मुझे बनाना होगा ना, मैं ऐसा बोलता कि 53 डिग्री से यहाँ पे छोड़ा और 37 पे इसका ओमेगा बता दो, या यहाँ पे भी कुछ ओमेगा दे दिया, यहाँ पे भी कुछ ओमेगा पूछा, तभी तो कर सकते हैं ना। करना यही था, u इनिशियल प्लस k इनिशियल प्लस u फाइनल इक्वल्स टू k फाइनल। अब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, उसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देना, सॉल्व कर दो, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जो टॉपिक होगा वो प्योरली कॉम्पिटिटिव दुनिया के लिए है, स्कूल कॉलेज से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं होगा, ठीक है।
अभी रब करते हैं 10 मिनट या 5 मिनट, देखता हूं मैं कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक और पढ़ाऊंगा, फिर रहने देते हैं। देखो डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। अभी तक हमने यूनिफॉर्म फील्ड देखा था। यूनिफॉर्म फील्ड में जब डाइपोल को रख रहे थे ना, तो डाइपोल क्या कर रहा था, नेट फोर्स उसमें जीरो लगता था, लेकिन वहां पर टॉर्क जरूर बनता था। ऐसा कुछ था क्या? अभी मान लो ऐसा है, एक पॉइंट चार्ज है Q, और इस पॉइंट चार्ज Q के सामने मैंने क्या कर दिया, एक डाइपोल ऐसा रख दिया है, प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, और इनके बीच का गैप कितना, 2 टाइम्स ऑफ A का इनके बीच का क्या है, गैप। अभी इस Q के कारण यहां पर भी कुछ फील्ड होगा, और इस Q के कारण यहां पर भी कुछ फील्ड होगा। अब इस फील्ड के कारण ये जो प्लस Q चार्ज है वो फोर्स कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज बिकॉज ऑफ कैपिटल Q, और इसके कारण अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस Q चार्ज जो है, ये जो माइनस Q चार्ज है वो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा, माइनस Q चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्या, इस डायरेक्शन में। ये जो फोर्स है वो कुछ तो ऐसा आएगा, फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज बिकॉज ऑफ कैपिटल Q। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये F Q कैपिटल Q और F माइनस Q कैपिटल Q ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्या? अभी एक दूसरे के जस्ट इक्वल ऑपोजिट है क्या? नहीं, ये इस डायरेक्शन में कहीं पर है, ये इस डायरेक्शन में कहीं पर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का रिजल्टेंट आ सकता है क्या? एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर एक इधर एक इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा कुछ आ सकता है क्या? बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब आप एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक डाइपोल को रखोगे तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो टॉर्क भी क्रिएट हो सकता है ना, ये लोग दोनों मिलकर इसको क्रिएट करा सकते हैं। मतलब टॉर्क नेट एक्सपीरियंस बाय डाइपोल भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर तुमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा और तुमने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, डिफरेंस क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड में जब रखते थे तो डाइपोल के पास सिर्फ टॉर्क होता था, डाइपोल क्या करता था, सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करता था। लेकिन अगर आप एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखने से क्या होगा, ये जो डाइपोल है वो क्या कर सकता है, टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर सकता है और नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है कि डाइपोल के कारण क्या करना है, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। एक डाइपोल रख दो कहीं पर और उस डाइपोल के कारण क्या करते हैं, फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं सॉल्व करके। ये डायग्राम ले लेते हैं, बस उसको थोड़ा वापस से बना लेते हैं। बहुत दिक्कत कर रहा है यार ये डाइपोल। मान लो एक डाइपोल है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट है P और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर X में क्या है, एक सोर्स चार्ज Q रखा गया है और इसका खुद का जो लेंथ है वो क्या है, मान लो इसका खुद का लेंथ A है, अगर मतलब A2 है जो भी है, A जो है वो बहुत छोटा है X के सामने, ऐसा बोला गया। क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। इस बार नेट फोर्स जीरो होगा नहीं, तो फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the dipole because of charge कैपिटल Q। ये जो कैपिटल Q का चार्ज है, इस कैपिटल Q के चार्ज के कारण डाइपोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये कैलकुलेट करना है। जीरो तो होगा नहीं इस बार डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स का वैल्यू होगा। अब कैसे कैलकुलेट करें सर, तो एक कोई स्टूडेंट जो होगा वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, अप्रोच करेगा, इसके कारण यहां पे फोर्स कैलकुलेट कर लो ऐसा कुछ, और इसके कारण यहां पे फोर्स कैलकुलेट कर लो ऐसा कुछ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाए। एक तरीका ये है, लेकिन इस तरीके को सॉल्व करने में ना हाथ में आ जाएगा डैश होके। क्यों हाथ में आ जाएगा डैश होके,
क्योंकि जब तुम ऐसा सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो तुमको एक तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन भी बहुत मुश्किल चला जाएगा, एक्स ए थीटा बीटा सब इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो एक तो कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सर फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, दूसरे तरीके से देखेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, सर हमने ये पढ़ा है कि फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, ये माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए लिखते हैं। न्यूटन का तीसरा लॉ, न्यूटन के तीन सिद्धांत, गति के तीन सिद्धांत थे न्यूटन के, उन गति के तीन सिद्धांत में से जो आखिरी सिद्धांत है न्यूटन का, जो आखिरी लॉ है, आखिरी लॉ क्या बोलता है कि अगर ए पार्टिकल बी पे जितना फोर्स लगा रहा है, बी पार्टिकल भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन पेयर जिसको बोलते हैं। तो अगर मुझसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि आप भाई ये कैलकुलेट करो, फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ क्यू, ये मुझसे पूछा गया ना, मैं ये भी कैलकुलेट करके अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ डाइपोल, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होने वाले हैं और वेक्टर वाइज सिर्फ डायरेक्शन का फेरबदल होने वाला है। हाँ या ना? अब सर ऐसा करना क्यों आसान रहेगा, क्योंकि डाइपोल के कारण जो फील्ड बनता है, डाइपोल के कारण, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा वो पता है क्या? डाइपोल के कारण यहाँ का फील्ड पता है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो फील्ड को टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा क्या? तो हम क्या करेंगे, पहले अगर मैग्नीट्यूड की बारे में बात करें, मुझे ये कैलकुलेट करना था फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू, ये मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ डाइपोल के बराबर होगा क्या? अब ये कैसे लिखेंगे, तो Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉइंट P है, Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विटोरियल पोजीशन पे फील्ड कैसे कैलकुलेट करते थे डाइपोल का, तो सर ये होता था KP अपॉन RQ, ऐसा कुछ होता था क्या? KP अपॉन RQ ऐसा कुछ होता था। अब यहाँ पे KP अपॉन RQ इनटू Q कर दोगे तो फोर्स मिल गया है। अब डायरेक्शन कैसे सोचेंगे, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये डाइपोल है, अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड होता है, इक्विटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड होता है, फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा क्या? मतलब डाइपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट होता है क्या फील्ड का डायरेक्शन? फील्ड एट पॉइंट P का डायरेक्शन अगर ये है तो फोर्स का डायरेक्शन ये होता। मुझे कौन सा फोर्स का डायरेक्शन जानना है, डाइपोल पर फोर्स का डायरेक्शन जानना है। तो ये जो डाइपोल है, अगर ये Q चार्ज ने फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस किया होगा तो ये जो डाइपोल है ये फोर्स ऊपर एक्सपीरियंस करेगा क्या? तो फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ चार्ज Q, मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ऊपर है। सब मेरे को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो न्यूटन की तीसरी लॉ पहले से पढ़ेंगे जाके, एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है ये सब समझेंगे, डाइपोल में इक्विटोरियल पोजीशन पे फील्ड कैसे निकालते हैं ये सब समझेंगे, तब जाके ये सब समझ में आने वाला। और अगर तुम नहीं पढ़ते रहोगे तो बात हमेशा लेक्चर्स में ऐसा ही होगा कि जो मैंने पहले पढ़ा दिया उसका मैं रेफरेंस दूंगा। अब जो मैंने पहले पढ़ा दिया उसको मैं बार बार रिपीट तो नहीं कर सकता ना। अगर मैंने ये पहले पढ़ाया है तो मुझे लगता है कि तुमको ये सब सीख लेना चाहिए। और ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी लेक्चर मेरे हो रहे हैं सारे लेक्चर्स को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि याद हो जाए। तुम नहीं याद करोगे बाद में तुम ही रिग्रेट करोगे। तुम अगर अभी लीनियंट हो जाके अभी छोड़ दोगे पढ़ना अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाद में रिग्रेट करोगे, बाद में मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर वो होता है ना कि सर मेरी तो कोई गलती थी नहीं सर, हमने तो बहुत पढ़ा सर। टाइम रहते हुए पढ़ लो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इतना ही कर देते हैं आज। तो टेस्ट में यहाँ तक आएगा, जहां तक मैंने आज पढ़ाया है वहां तक टेस्ट में आएगा।